बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और कालका जी सीट और उसमें ऐसी चीजें, ऐसी खबरें इसलिए थोड़ी सी और भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करती हैं बातें कि आखिर क्या कारण है कि वहाँ पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोका गया, क्यों बूथ पे जाने से रोका गया, ऐसे सवाल भी आते हैं सामने। खैर लेकिन अब चूंकि हमारे पास सब कुछ है और पार्टियां सजग हैं, पार्टियां जितनी सजगता के साथ इस चुनाव में खड़ी रहीं, उसका रिजल्ट अब 8 तारीख को आएगा। लेकिन अभी से ठीक थोड़ी देर बाद, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी देर बाद हम आप तक पहुंचाएंगे एग्जिट पोल। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं, इन सब के बीच भी आते हैं। जल्दी से जयशंकर जी के बीच के पास आना चाहता हूं। जयशंकर जी, अभी आप हमारे तमाम साथियों और साथी रिपोर्टर्स की आप बात सुन रहे थे और अब एग्जिट पोल भी देना है, लेकिन उससे पहले अगर आपसे पूछा जाए, अब आप भी बता सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? बहुत टेढ़ा सवाल है राजीव जी, बहुत कांटे की टक्कर है। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों में कोई भी सरकार बना सकता है। मुझे तो ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का एज तो दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसकी सीटें बहुत बढ़ने वाली हैं, बढ़ रही हैं। और वो कितनी बढ़ेंगी, 36 का आंकड़ा पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा ने, चूंकि देखिए शुरू से ही मैं कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी कीमत पर भी दिल्ली को जीतना चाहेगी, दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहेगी। क्योंकि 26-27 साल से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों ने उसको नकार के रखा हुआ है। केंद्र में उनकी सरकार बन जाती है, अटल जी की सरकार भी बन गई, मोदी जी की भी सरकार बन गई, लेकिन दिल्ली में उनकी अपनी सरकार नहीं बनी। एमसीडी तक में लगातार, देखिए आप सोचिए, ये 2022 में हारी है बीजेपी, नहीं तो उसके पहले तो लगातार बीजेपी का ही शासन रहा है। और इस बार एक बात जरूर है, जो दिल्ली का मतदाता प्रतिशत जो है, मतदान का परसेंटेज जो है लगातार गिरता रहा है। 2015 में अगर 67% था तो 2020 में 22% हो गया, और अभी जो 57% की बातें हो रही है, 58% की, हो सकता है कि 60 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये तो 5 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास है। और 6 बजे के बाद भी 6-7 बजे तक हो सकता है कुछ जगहों पे मतदान हुआ हो, तो वो हो सकता है, लेकिन वो गिरा है। तो इससे थोड़ा ये भी समझने वाली बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या होगा कि मतदाता बड़े पैमाने पे अगर बदलाव चाहते थे तो फिर उनको वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इसलिए जो है अब हमको मतलब कंफ्यूज्ड है थोड़ा बहुत, इस मामले कह सकते हैं आप उसको। लेकिन यह है कि अब वो 8 तारीख को ही इसका खुलासा हो पाएगा। जी राजीव। बिल्कुल 8 तारीख को ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ही, आपके पास ही आना चाहता हूं, आपका स्वागत है। और दिल्ली में आखिर किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? बैठा हूं लेकिन जयशंकर जी ने जो कहा है उसमें बहुत सच्चाई दिखाई दी। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी 26 साल से दिल्ली में सूखाग्रस्त है। खासतौर से पिछले 11 साल नरेंद्र मोदी के अपने युग में बीजेपी का दिल्ली में सरकार न बना पाता बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी रहा। इस बार के चुनाव में जो नई बात है, हो सकता है जयशंकर जी जो आम आदमी पार्टी या बीजेपी के बीच संभावनाएं देख रहे हैं, यह भी हो सकता है कि कांग्रेस ने जिस तरह चुनाव लड़ा, खास तौर से आखिरी के चरण में, जिस तरह कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं, संदीप दीक्षित जैसे नेता मुखर होकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सामने हाथ धोकर मैदान में आए, उससे कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि भारत की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस 19 से ज्यादा कुछ इतनी संख्या में सीटें ले जाए कि जैसा पहली बार हुआ था, एक बार जब केजरीवाल ने पहली बार सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, उस तरह की कहीं त्रिशंकु विधानसभा न बन जाए। इसलिए कोई बहुत ज्यादा दावे के साथ नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बना देंगे। इसमें बड़ा दारोमदार कांग्रेस के ऊपर है कि वो कितना वोट अपने साथ लेकर आ पाई है, क्योंकि पिछला उसका आंकड़ा बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है कि विधानसभा चुनाव में उसे वोट कम मिलते रहे। लेकिन अगर जरा सा भी मतदाता इधर से उधर हुआ तो दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है।
दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा भी बन सकती है, जरा सा भी मतदाता इधर से उधर हुआ। लेकिन दिल्ली में मजेदार है कि वोट खूब बम्पर वोटिंग हो रही है। 62% वोटिंग पिछली बार हुई थी, इस बार ज्यादा इसलिए उम्मीद है क्योंकि 58% की वोटिंग ऑलरेडी 5 बजे शाम तक हो चुकी है और 6 बजे तक 1 घंटे में आखिरी वक्त में आप ऐसे भी जानते हैं चुनाव आयोग लोगों को खींच खींच के लाता है और कई लाख मतदाता बढ़ जाते हैं। तो शायद ऐसा अगर हुआ तो फिर 60-70 लाख तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। दिल्ली में 1.5 करोड़ हालांकि मतदाता हैं, तो कुछ भी उम्मीद आप कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उधर मिल्कीपुर में क्या चल रहा है, जरा चलते हैं ओम प्रकाश जी के पास। ओम प्रकाश जी, मिल्कीपुर का जिक्र कर रहे थे शुरुआत में ही, क्या अब क्या खबरें हैं? और 65% के लगभग 66% के लगभग 5 बजे तक की पोलिंग हो चुकी थी और इसका मतलब है कि 75% जा सकता है मिल्कीपुर में, यह माना जाए। तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 70% जो है वो पहुंच जाएगा जो है। ये बीजेपी के लिए जो शुभ संकेत नहीं है। हालांकि उन्होंने तमाम वो रास्ते अपनाए हैं जीतने के लिए, जिसको अवैध कहा जाता है, नैतिक कहा जाता है। सबसे मजेदार चीज ये है कि मिल्कीपुर के चुनाव में जो है, जैसे दिल्ली में तमाम विकास, बेरोजगारी और मुद्दों पर बात हुई, चुनाव हुआ, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कह दिया कि बदला लेने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, अयोध्या की हार का बदला लेने के। राजीव जी, अभी तक के जितने भी चुनाव राम मंदिर के नाम पर हुए हैं, आपको ध्यान हो कि जब फैसला आया उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उनकी सीटें कम हुई। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें कम हो गई। नगर निगम अयोध्या में जो है इनकी सीटें कम हो गई। और 24 का लोकसभा चुनाव जब हुआ प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो फैजाबाद से लेकर के, अयोध्या से लेकर के और चित्रकूट या आप रामेश्वरम तक कह सकते हैं कि इनकी सीटें जो है कम हो गई। सबने देखा जो है। तो ये जो मुद्दा लेकर के आए तो उसका रिएक्शन भी मिल्कीपुर में हुआ है, जबरदस्त हुआ है। और जब उन्होंने कहा कि हमें हार का बदला लेना है, तो पीडीए समाज जो है, जिसकी लड़ाई अखिलेश और इंडिया गठबंधन के लोग बात करते हैं, उसमें ये मैसेज गया कि चूंकि ये दलित सांसद चुन लिया फैजाबाद अयोध्या ने, तो उसके खिलाफ एक जनमानस बनाया जा रहा है राम मंदिर के नाम पर जी। तो वो मुद्दा चला नहीं उनका जो है, सिवाय जो है प्रशासनिक बेईमानी के जो है। और जिस तरीके से रिपोर्टें आ रही हैं और समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है, लगभग 200 शिकायतें चुनाव आयोग से की हैं फर्जी मतदान की और धमकाने की जो है, तो उस अनुसार ये बहुत ही आसान नहीं लग रहा है। जितना जो है, जो पिछले 9 उपचुनाव हुए थे, जिसमें 7 सीटें वो जीत लिया था, यहाँ तक कि कुंदुरकी, जहाँ पे वो कभी जीत भी नहीं सकते हैं, लेकिन आयोग ऐसा है हिंदुस्तान का कि वो कहीं भी कुछ भी जिता सकता है, किसी को जिता सकता है। दिल्ली में जैसे जो मैं आपको बताऊं, मैं तो वहां गया नहीं, लेकिन हमारे तमाम लोग नाते रिश्तेदार भी वहां पे, और तमाम ऐसे साथी हैं वहां पे जो हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। उन लोगों ने पिछले 1 हफ्ते से जो हमारे पास रिपोर्टें भेजी हैं, उसके अनुसार वो लोग जो कट्टर समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग आपको जो है वो वहां पे जीता हुआ बता रहे हैं। और कांग्रेस के बारे में उन लोगों का यह है कि कांग्रेस बहुत से ज्यादा अगर बढ़ पाएगी तो 15-16% जो है उसको वहां पे वोट मिल सकता है। एक चीज और राजीव जी मजेदार है कि संगम में महामानव निनाल वाजपेयी ने जो डुबकी लगाई, वो पूरी डुबकी नहीं लगाई। अगर पूरी डुबकी लगा लिए होते तो दिल्ली में हो सकता है कि कुछ जो है उम्मीद बनती आयोग के सहारे जो है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि दिल्ली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में पहुंचेगी कि सरकार बना ले। और अगर पहुंची भी त्रिकोणात्मक, जैसी जयशंकर जी बात कर रहे हैं, राकेश जी बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस अगर 2-4 सीट भी ले आई तो वो आपके ही खाते में गिनी जाएगी। तो एक तरह से जो है एग्जिट पोल आएंगे, 8 को मतगणना होगी। लेकिन यह हमारे जैसे लोगों का जो मानना है, जो रिपोर्टें आई हैं ग्राउंड लेवल से, उसके अनुसार जो है आप पार्टी जो है वहां पे बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का जो चुनाव है, ये बहुत ही चीजों का फैसला करेगा। एक तो जो टिकट ले आया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, वो गुजरात कनेक्शन से टिकट ले आया। तो यहाँ पे आने के बाद 2 दिन तक जो है सारे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह से लेकर और सारे नेताओं ने, जब प्रत्याशी की घोषणा हुई तो ट्वीट करके जो है उसको बधाई दिया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के प्रत्याशी घोषणा पर कोई ट्वीट नहीं किया, क्योंकि वो दूसरे लोगों को चाह रहे थे। लेकिन बाद में जब प्रेशर बना और जब कुंभ का प्रेशर बन गया, जो कुंभ की घटना हुई, उसके कारण जो है योगी आदित्यनाथ को फिर से जो है मिल्कीपुर के चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। और अब ये जीत उनके लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये सीट को हार गए तो कुंभ के प्रेशर के कारण जो दिल्ली का उनका विरोधी खेमा है, जिसको हम लोग मोसा कहते हैं, वो उनके ऊपर चढ़ाई करेगा।
अब ये किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है, यहाँ के प्रशासन को किस तरीके से चीजें हुई हैं, वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने उत्पीड़न के खिलाफ जबरदस्त जवाब दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी भी, उधर प्रयागराज से ही जुड़े हुए हैं। आज डुबकी लगाने आप भी गए थे क्या सुनील शुक्ला जी? सुनील जी, आप भी डुबकी लगाने गए थे क्या? मोदी जी के बगल में एक दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन शायद आप ही थे क्या, या कोई नहीं और? सर, मैं नहीं था। मोदी जी किसी को मौका नहीं देते हैं। जी, मोदी जी पूरे फ्रेम में खुद रहते हैं। पता नहीं कौन सा आपने फ्रेम देख लिया, वो तो उस व्यक्ति की नौकरी चली जाएगी जो फ्रेम बना रहा था। अगर आपने उस फ्रेम में किसी को देखा है जी, तो आप उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा बड़ा संकट पैदा कर दे रहे हैं। कोई फ्रेम में रह नहीं सकता, जी, और फ्रेम में न रहने की कोशिशें आपने कई बार देखी हैं। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। वो अकेले उन्होंने स्नान किया, लेकिन डुबकी उन्होंने लगाई पूरी, और बगल में एक रस्सा बंधा हुआ था, उसको पकड़ करके उन्होंने डुबकी लगाई। जी जी, ये तमाम आशंकाओं के बावजूद भी ये कहा जा रहा था कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन वो आए। मैं लगातार कह रहा था डुबकी पूरी नहीं मानी जा रही सर, डुबकी पूरी नहीं मानी जा रही। सर ने डूबा था, लोग कह रहे हैं कि ये पूरी डुबकी नहीं थी। हम नहीं जानते इतना शास्त्रों। सर डूब गया था उतना, वहां पानी इतना ही घुटने के बराबर तो पानी रहता है, बैठ के ही नहा सकते हैं आप। चलिए, लेकिन ये बताइए सुनील जी, ये बताइए कि उसका असर कितना पड़ा होगा दिल्ली में? दिल्ली में आखिर सरकार क्या नरेंद्र मोदी बनवा पा रहे हैं अपनी? दो चीजें होती हैं राजीव जी। अगर आपके घर में कोई मृत्यु हुई हो, उसका असर ज्यादा होता है कि आपके उस मृत्यु के दौरान कोई बारात आ रही हो, उसका ज्यादा असर होता है। आपके पड़ोसी इस दोनों घटनाओं को किस रूप में लेते हैं? हमारी परवरिश किस तरीके की हुई है? हम उस समाज में रहते हैं जहां शोक 13 दिन मनाया जाता है, न्यूनतम 3 दिन मनाया जाता है। हम उस परवरिश के नहीं है कि बस कोई बात नहीं, घटना घटी, कोई किसी की मृत्यु निर्धारित थी, चला गया। हमारे संस्कार इस तरह के नहीं होते। लोगों ने उस घटना को ही बहुत गंभीरता से लिया है। जिस दिन यह दुर्घटना हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, और उसके बाद स्नान क्रम में फूल बरसाए गए। यह हमारी परंपरा, हमारी जीवन शैली, हमारे संस्कार हमको ये नहीं सिखाते। आज जिस सदन में विपक्ष के एक नेता के द्वारा कुंभ में हुई घटना को लेकर के 2 मिनट के प्रस्ताव को जो सरकार समर्थन न कर रही हो, उसके बाद प्रधानमंत्री जी यहाँ स्नान करने के लिए हमें कैसे असर पड़ सकता है इसका? मुझको तो नहीं समझ में बात आती। और अगर इसका असर पड़ता है, इस गोया कि हम संवेदना के स्तर पर शून्य होते चले जा रहे हैं। अगर संवेदनाएं हमारी जीवित हैं, अभी भी हम मानव मूल्य हमारे पास हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना से प्रतिकूल असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका, और इसीलिए आप देखिए कि जो कार्यक्रम बहुत लंबा था, 4-5 घंटे रहना था प्रधानमंत्री जी को। जी। विभिन्न जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, दर्शनीय स्थल या प्रार्थनीय स्थल मेला क्षेत्र के, वहां उनको जाना था, लेकिन वो कहीं नहीं गए। ये बहुत ही कट शार्ट कर दिया गया, और बहुत शुरू में ही आकर के और जल्दी निकल गए हो। जी, बात ये नहीं, जिस तरह का लाभ पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के चुनाव में, चाहे उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के चुनाव में, चाहे जहां कहीं भी उपचुनाव हो रहा, वहां इसका लाभ मिला होगा। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने भी महसूस किया। इसे बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं रखा गया। जी, मेरा मानना है, जी प्लीज, लंबा कार्यक्रम नहीं हुआ। बहुत ही, मतलब जो कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री जी का, 2 घंटे 2.5 घंटे में कोई कार्यक्रम होता है क्या प्रधानमंत्री जी का? आज तक कहीं देखा है आपने? एक सिलसिला चलता है, लेकिन वो आप आए, डुबकी लगाए, गंगा संगम में खड़े होकर के उन्होंने पूजा किया और चले गए। जी। अन्यथा पिछली बार जब आए थे, मेला शुरू होने के पहले एक बाकायदा उन्होंने सभा की थी, धर्म गुरुओं से मिले थे। उसके पहले का अगर आप याद कीजिए 2019 का, तो उन्होंने ये सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, अपने तौलिया से उन्होंने उनको पूछा था। क्या क्या कार्यक्रम नहीं हुए थे? बिल्कुल। एक इंडोर मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने सबको संबोधित किया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ।
धर्म गुरुओं से, धार्मिक गुरुओं से, धर्म प्रचारकों से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई, जबकि सभी कार्यक्रम उनके होते रहे। अगर उन्होंने ये ऐसा किया है तो यह अनायास नहीं है, अपने लोगों को संदेश देने की कोशिश मात्र है कि हम जो हमारा सनातन है उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। ये बताइए सुनील जी रहने दीजिए मोदी जी को, जरा ये बताइए दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? बस मैं आगे वही कहने जा रहा था। अब तो चूंकि आपने सवाल पूछा था जिससे मैंने इतनी बात कर ली। मेरा अपना मानना यह है कि निश्चित रूप से सरकार तो बनेगी आम आदमी पार्टी की, लेकिन उसकी सीटों की संख्या घटेगी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को कांग्रेस नुकसान पहुंचाएगी, और कांग्रेस का मत प्रतिशत, मैं यही नहीं जानता कि कांग्रेस को सीटें कितने मिलेंगी, लेकिन मैं अपने तमाम मित्रों, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों से बात करने के आधार पर कह सकता हूं कि कांग्रेस का मत प्रतिशत अच्छा खासा बढ़ेगा और उसकी उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। पिछली बार 4%, पिछली बार 2020 में 4% के से थोड़ा सा ज्यादा था कांग्रेस का मत प्रतिशत। इस बार कितना बढ़ते हुए देख रहे हैं? मतलब ये दोगुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। 2 गुना 3 गुना यानी 8 या 12 तक हो सकता है, कम से कम जी। क्योंकि इसका सामाजिक समीकरण जो मैं महसूस करता हूं जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है शहरी इलाका, जैसे नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा जैसे उम्मीदवार के होने के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरा है, वहां भी न्यूनतम मतदान हुआ है, वहां भी उतना वो माहौल नहीं बना पाई बीजेपी। और जो सीमावर्ती क्षेत्र है दिल्ली के, जिन इलाकों में दलितों का बहुत असर है या अल्पसंख्यक बहुल है, जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली के, इन इलाकों में मतदान का प्रतिशत बहुत ही उल्लेखनीय है, और उन इलाकों में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान दक्षिणी दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली की तुलना में बहुत अच्छा खासा हुआ। 2020 के चुनाव के मुकाबले भी बेहतर मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चाहे आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने अपने आप को केंद्रित किया इन इलाकों में। अल्पसंख्यक मतदाताओं में मैंने एक नाराजगी महसूस की है आम आदमी पार्टी को लेकर के, और बीजेपी का मतदाता नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी मौन रही है, उसने कुछ भी नहीं बोला, उनके साथ खड़ी होती दिखाई नहीं पड़ी। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में है, लेकिन इन घटनाओं के कारण वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गए, बीजेपी के साथ साथ। वहां पे कांग्रेस विकल्प देती हुई नजर आई है। संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, सामाजिक समरसता का सवाल, सामाजिक सशक्तिकरण का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल, इन मुद्दों पर जो कांग्रेस की सक्रियता रही है वह दलितों के बीच में एक स्थान बनाती हुई दिखी, और उसकी जो परंपरागत वोटर है उसमें कांग्रेस अपना स्थान बनाती हुई दिखी। आज जो पटना में जिस सभा में को संबोधित किया राहुल गांधी ने, उसमें उपस्थिति और अच्छे खासे वो समाज के जागरूक लोगों की उपस्थिति बड़े पैमाने पर, जो श्री कृष्ण सिन्हा आला लोग बताते हैं कि 3,500 की कैपेसिटी है, वो एकदम जाम पैक था जी। बल्कि खड़े होकर के लोगों ने उनका भाषण सुना, और वो ऐसे लोग नहीं थे, बल्कि एक जवाब देती हुई या भागीदार बनती हुई जनता वहां मौजूद थी जी। अगर ये कार्यक्रम कुछ संदेश देते हैं तो कांग्रेस इस वर्ग में एक अपनी पैठ बनाती हुई या उनका अपना समर्थन वापस लेती हुई अपने प्रति आकर्षित करती हुई नजर आती है, और ये दिल्ली के भी चुनाव में मुझे दिखाई पड़ता है। मेरा अपना मानना है कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, मैं असहमत हूं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी की एज है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी नुकसान होगा। सरकार लेकिन मुझे आम आदमी पार्टी की दिखती है जी। सरकार आपको दिख रही है आम आदमी पार्टी की। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? जल्दी से, क्योंकि अब हम आंकड़े लेके आएंगे, उसमें भी वोट प्रतिशत सबसे पहले लेके आएंगे, उसके बाद फिर लाएंगे पूरा आंकड़ा किसको कितनी सीटें। लेकिन आप लोगों की एक एक प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अमलेंदु जी, किसकी सरकार दिल्ली में? राजीव जी, अगर 5:59 तक के आंकड़े आते हैं, उनके आधार पर अगर घोषणा की जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन अगर 6 बजे के बाद के डाटा कुछ बढ़ता है, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब हमारा एग्जिट पोल होगा वो 5:59 का जो आधार होगा, मेरे ख्याल से उस पर होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 6 बजे तक के आंकड़े, और 6 नहीं बल्कि 5:45 बजे तक के आंकड़े कह लें, उन्हीं आंकड़ों के आधार पे उसके बाद कितनी सीटें बढ़ती हैं, क्या होता है, वो तो बाद की चीजें। लेकिन दिन भर
के आंकड़ों के आधार पर लोगों से बातचीत और वोट देकर निकले हुए जो वोटर्स हैं उनके आधार पर एग्जिट पोल तैयार किए जाते हैं, आप जानते हैं, और उस आधार पर किसको कितना प्रतिशत मिला है वोट वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जल्दी से प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप, किसकी सरकार आपकी नजर में दिल्ली में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 60 का आंकड़ा तो कोई नहीं पार कर रहा है जी। आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 54-55% है। पिछली बार 53 से ज्यादा 54% था लगभग। 54% है और वो लगातार 2 इलेक्शंस में है। तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी, ये भी फैक्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन क्या वो एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि 15% वोट घटा देगी? ये मुझे नहीं लगता है। जी, देखते हैं कितना प्रतिशत वोट घटा है, ये देखा जाएगा, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं उस आधार पे आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए यहां आप देखते हैं। सही कह रहा हूं मैं? जी जी जी। शकील जी, आप क्या देखते हैं, किसकी सरकार अगर पूछा जाए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा? ये अभी आप जब अपने एग्जिट पोल बताएंगे उसके बाद भी स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आजकल जो एग्जिट पोल पे भी मालूम नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसलिए ये कहना इस लास्ट मूवमेंट में बड़ा मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मुकाबला बहुत खड़ा हुआ है इस चुनाव में और आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी कितना फायदा उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसकी कोशिश की थी कुंभ में जाके, मगर वहां भी उन्हें रस्सी का सहारा लेना पड़ा जी। 3 फुट पानी वहां होता है खाली, चारों तरफ जो है सिक्योरिटी वाले खड़े हुए होते हैं, डूबने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन वो कौन सा एक भय होता है जिससे आप कभी मुक्त नहीं हो पाते। उस रस्सी का सहारा लेना अपने आप में ये बताता है। नेहरू जी की ये बात करते हैं, नेहरू जी कुंभ में इस कोने से निकलते थे और उस पार जाके निकलते थे नेहरू जी। नेहरू जी की क्या बात करेंगे ये लोग। नेहरू जी का जो एक फोटो है कुंभ में स्नान करते हुए, सिर्फ धोती पहने हुए, ऊपर का जो शरीर है वो खुला हुआ। यहाँ तो मोदी जी कितने कपड़े और क्या क्या पहने हुए थे। रेनकोट पहन के नहाने का आरोप लगाते हैं मनमोहन सिंह जी पे, लेकिन खुद जो है डुबकी का जहां तक सवाल है, देखिए अमित शाह की भी डुबकी सबने देखी थी। हिंदू माइथोलॉजी के बारे में, हिंदू परंपराओं के बारे में सबसे कम अगर देश में कोई जानता है तो बीजेपी के लोग। आडवाणी के लिए ये सारे के सारे धर्माचार्य कह चुके हैं कि जब इन्होंने राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया तो हम लोग इनसे मिलने गए थे, और जब इनसे हमने बात करी तो हमें मालूम पड़ा कि ये तो कुछ भी नहीं जानते जी, ये तो केवल राजनीतिक विवाद जानते हैं। तो उनका जो कोशिश थी मोदी जी की वहां से दिल्ली के चुनाव में प्रभाव डालने की, हमें लगता नहीं है कि उसका ज्यादा असर पड़ा है। शकील जी, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट प्रतिशत पिछली बार 4% था, वो बढ़ते हुए आप देखते हैं? हाँ हाँ, वो तो निश्चित ही रूप से बढ़ेगा। कांग्रेस का कितना बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? अच्छा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है। डबल हो जाएगा कांग्रेस? हाँ हाँ, डबल तो कम से कम होना ही चाहिए। कांग्रेस का वोट प्रतिशत अच्छा बढ़ेगा। कुछ सीटों पर वो ऐसी टफ फाइट दे रही है कि जहां हो सकता है कि कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी आ जाए। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, राहुल ने बहुत मेहनत की है, प्रियंका ने बहुत मेहनत की है। देखिए, जिस दिन लास्ट चुनाव का दिन था, प्रियंका ने डोर टू डोर कैंपेन की है, इसका बड़ा असर पड़ता है। तो कांग्रेस ने चुनाव अच्छा लड़ा है। कांग्रेस ने चुनाव अच्छा लड़ा है। जरा जयशंकर जी, कांग्रेस को कितना आपकी किसकी सरकार अगर पूछा जाए आप? कांग्रेस, देखिए चुनावी ऊंट जो है किसी भी करवट बैठ सकता है, ये अभी भी मेरा मानना है। और दूसरा है कि कांग्रेस अपने एक मिशन में तो कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो, भारतीय जनता पार्टी भले ही आ जाए, क्योंकि उनको रीजनल पार्टी से जो लगता है या रीजनल पार्टीज के रहते कांग्रेस का विकास अवरुद्ध, ऐसा कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग है कांग्रेस में, नेताओं का, कुछ नेताओं का ये है, सोच है ये, उनके अंदर 2 तरह की ग्रंथि चलती रहती है। एक ग्रंथि है कि जब तक क्षेत्रीय दल मजबूत रहेंगे कांग्रेस कभी उभर नहीं सकती है। दूसरी ग्रंथि ये चलती है कि इनके सहयोग के बिना कांग्रेस के अस्तित्व पे ही खतरा है। अब दोनों का द्वंद्व चलता रहता है। अब सवाल, जैसे पहले भी हम कह चुके हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी गए, प्रियंका जी भी गई, लेकिन आज तक दिल्ली में पीसीसी नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, जिले की समितियां नहीं है।
प्रियंका गांधी घर घर में पर्चा पोस्टर पहुंचा सकती हैं, लेकिन बूथ तक कौन ले जाएगा? संगठन तो आपका कुछ है नहीं। यहाँ यह है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी के लोग चुनाव लड़े, उनको कुछ पैसे मिल जाए, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ के कुछ नेताओं को रहता है। उसे उत्तर प्रदेश में भी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सारी सीटों पे लड़ी और 2 सीटों पे जीत के आ पाई। उसमें एक प्रमोद तिवारी की बेटी और एक महाराजगंज में सुप्रिया सेनेत के क्षेत्र में, बाकी सारी सीटों में क्या रहा? तो ये जब तक इस ग्रंथि से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पाएगी, वोट परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, आप 4% मिला था, 8% मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा, हो सकता है, लेकिन आपका क्या होगा? इसका राष्ट्रीय राजनीति में क्या फलाफल होगा कि बाकी क्षेत्रीय दल जो है इनसे सजग और सावधान हो जाएंगे, सोचेंगे कि भैया कल ये हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ी परेशानी होगी। आप अगर महागठबंधन की बात करेंगे, इंडिया अलायंस की बात करेंगे कि उसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे और क्षेत्रीय दलों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश में लगे रहेंगे, तो फिर दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए जरा वोट प्रतिशत देखते हैं कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट एग्जिट पोल के हिसाब से आते हुए हम देख रहे हैं। जरा वोट प्रतिशत को सामने लाइए। और आम आदमी पार्टी को 46%, बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 8, अदर्स को 5। ये है वोटों का प्रतिशत 70 सीटों पे एग्जिट पोल के हिसाब से, डीबी लाइव इलेक्ट लाइन के एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी 54% से घट के 46% पर आ गई है। बीजेपी 38% पिछली बार थी, जो बढ़कर 41% हो गई है, यानी यहाँ 3% का इजाफा बीजेपी के उसमें हुआ है। और कांग्रेस 4% से बढ़कर 8%, यानी डबल फिगर में, डबल फिगर नहीं डबल हो गई है कांग्रेस पार्टी वोट प्रतिशत के हिसाब से, और अदर्स के खाते में 5 है। ये है वोट प्रतिशत, जिस बारे में अभी हमारे तमाम साथी कह रहे थे, बता रहे थे कि वोट प्रतिशत में कांग्रेस भी को यहाँ फायदा होगा। और प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि 54 से कितना होगा, 15% तो कम नहीं होगा। यहाँ नहीं कम होते हुए यहाँ 8% के लगभग कम हम देख रहे हैं। 8% कम है वोट। और 8% में देखिए सीधा सीधा 4% तो कांग्रेस पार्टी लेके जा रही है और 3% इसी में से शायद आम आदमी पार्टी में से बीजेपी लेके जा रही है। एक बचा हुआ जो है वो अदर्स के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वोट प्रतिशत है। प्रशांत टंडन जी, प्रशांत जी, जो अदर्स है राजीव जी, उसमें भी 2 सीटों पे मैंने कहा कि एमआईएम लड़ रही है जी, और उसको अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। ओखला खासकर जी, ओखला, हाँ। तो वो 5% जो अदर्स में परसेंटेज आपको दिख रहा है वो एमआईएम की वजह से दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली में निर्दलीयों को बहुत कम वोट मिलता है, क्योंकि इतना पोलराइज यहाँ पे वो मामला है। दूसरा ये कि देखिए कांग्रेस को वोट परसेंट 8 मिल रहा है, मुझको उम्मीद थी कि शायद ज्यादा होगा, लेकिन आप 8 कह रहे हैं। 8% वोट भी अगर मिल रहा है, और अभी हमारे तमाम साथी बात कर रहे थे सीट की फिगर आएगी, और वो भी एग्जिट पोल की फिगर है, फाइनल पोल की फिगर फिर ये भी नहीं होगी। देखिए अगर कांग्रेस को इतना नेक एंड नेक फाइट है दिल्ली में इस वक्त जी, कि अगर कांग्रेस को 3-4 सीटें भी आ गई और एमआईएम को 1 सीट भी आ गई, अगर जो कि आ सकती है, आप इस पे हमको बहुत आश्चर्य नहीं होगा, तो दिल्ली में हंग असेंबली की संभावना भी है। चलिए अपना देख लेते हैं, अपने एग्जिट पोल के हिसाब से दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है ये देख लेते हैं। आंकड़ों को ले आइए स्क्रीन पर और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, 7:30 बजे का वक्त है और 6 बजे के पहले के ये आंकड़े हैं, 6 बजते के आंकड़े, आखिरी वक्त तक के। उसके बाद क्या कुछ हुआ है ये बाद में। देखिए 40 से 46 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 22 से 28 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें आ सकती हैं और अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। इस प्रकार आम आदमी पार्टी बहुत ही डाउन होते हुए, कहां 62 सीटें थी 2020 में और इस बार 40 से 46 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 22 से 28 सीटें और 2 सीटें अगर इनका मीन निकाला जाए तो आप समझ सकते हैं कि 43 सीटें, 43 सीट्स आम आदमी पार्टी के खाते में और यहां 25 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट आ सकती है कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट अदर्स के खाते में जा सकती है। ये यहां पर है दिल्ली का एग्जिट पोल जो
70 सीटों का आम आदमी पार्टी की यहां सरकार बनते हुए, लेकिन बहुत ही एज पे 40 से 46 सीटें, बहुत ज्यादा नहीं है यहां पे। अब जरा जल्दी से आप सबकी प्रतिक्रिया ओपन करते हैं इस डोर को, सबकी प्रतिक्रिया। और डॉक्टर राकेश पाठक जी, इन आंकड़ों को देखिए, बगल में है आपके, बिल्कुल लेफ्ट साइड में, 40 से 46, 22 से 28, 0 से 2 और 0 से 2। देखिए राजीव जी, दिल्ली में लगातार सत्ता में रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने जो बाकी के काम किए, दिल्ली की जनता अभी उनसे उस तरह निराश नहीं है जैसा लोगों को लग रहा था। सत्ता विरोधी रुझान की बात हम लोग, मीडिया के लोग एंटी इनकम्बेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वैसा तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा कि पूरी तरह खारिज कर दिया। दूसरा आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी बढ़त है कि लगातार 3 बार मात खाने के बाद मोदी युग में बीजेपी कम से कम ये संतोष कर सकती है, अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं 8 तारीख को, कि उसने अच्छा चुनाव लड़ा, मुकाबले में आने की कोशिश की और मुकाबले जैसा ही रहा, अगर ये नतीजे आते हैं तो। तीसरी बात यह है कि अभी नरेंद्र मोदी जी के महाकुंभ में स्नान की बात भी आई। अब इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होती कि जिस दिन मतदान हो देश में, उस दिन प्रधानमंत्री कोई बड़ा इवेंट न करे। कुछ साल पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में एक हाईवे का उद्घाटन कर रहे थे, बगल में दूसरे जिले में मतदान चल रहा था, अकेले हाईवे पर हाथ हिलाते हुए चले जा रहे थे। हर बार ऐसा हुआ। वे तो मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में भी चुनाव चिन्ह दिखाते हुए गुजरात में देखे गए। हम नहीं जानते कि आज के उनके कुंभ स्नान से कितने वोट बढ़े होंगे, लेकिन उनकी कोशिश तो अपनी जगह बनी रहती है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस का अगर ये आंकड़ा है जो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है 0 से 1, तो फिर कांग्रेस को एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि उसे कैसी राजनीति करनी जी। क्षेत्रीय दलों के साथ रिश्ते की बात अभी आई। आम आदमी पार्टी के साथ उसका रिश्ता लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हम देख चुके हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ पिछले विधानसभा में, जबकि बिल्कुल लग रहा था कि कांग्रेस अच्छा मुकाबला कर रही है और उस वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि कहीं सरकार न बना ली जाए। हरियाणा में भी नुकसान हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश में हो चुका है। तो दिल्ली में अगर कांग्रेस इतना सब करने के बाद भी सिर्फ 1 सीट तक या 2 सीटों तक सिमट कर रहेगा, तो यह राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी राजनीति के लिए भी गंभीर चिंता की बात होगी कि देश की राजधानी में उन्होंने अपने कार्यकाल, खासतौर से शीला दीक्षित के कार्यकाल की ही बात होगी, जबकि दिल्ली में कांग्रेस की बात होगी, उसकी उपलब्धियां गिनाई, पूरा चुनाव इसी नाम पर लड़ा कि जो दिल्ली में दिख रहा है तमाम सारे ओवरब्रिज से लेकर फ्लाईओवर और मेट्रो तक, वो शीला दीक्षित की सरकार की देन। लेकिन जो नई पीढ़ी मतदाता बनकर आई है, 26 साल पहले की शीला दीक्षित को भूल चुकी। ये भी साबित होगा कि अब उसे नए जमाने की राजनीति अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की राजनीति सुहा रही है, उसे भा रही है, और कांग्रेस के मुद्दों पर उसने कान नहीं धरा। तो अब कांग्रेस को एक बार फिर सोचना पड़ेगा। अब तो अगर ये नतीजे हैं तो कांग्रेस के लिए तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक ये राजनीति। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए चिंताजनक है ये फिगर, बहुत चिंताजनक है। जरा शकील जी, इस फिगर को देख कर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी 40 से 46, 22 से 28, बीजेपी 0 से 2, 0 से 2, दोनों नीचे। देखिए राजीव जी, चुनाव से पहले भी ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव खाली 2 भाषण वीरों के बीच में है। मोदी जी और केजरीवाल दोनों एक से बढ़कर एक घोषणा करने में माहिर हैं, और अगर यही रिजल्ट रहते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, करीब करीब उम्मीद भी यही है, तो एक बार फिर से हमारे यहाँ कुछ सवाल, बुनियादी सवाल उठ के खड़े होंगे। नंबर 1 सवाल शुरू होगा कि फ्रीबीज, इसको जिसे खैरात कहते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं, उपहार कहते हैं, ये जो है भारतीय राजनीति में कितना महत्वपूर्ण हो गए हैं और इसका दूरगामी असर क्या होने वाला है। दोनों ने एक से बढ़ के एक जो वादे किए हैं कि हम इतने हजार रुपए इसको देंगे, इतना इसको देंगे, और ये सारा पैसा बिना काम किए दिया जा रहा है। मोदी जी तो
85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। केजरीवाल जी यहाँ पे बिजली पानी के साथ साथ बस के टिकट में फ्री कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं, जो कल परसों राहुल ने कहा था कि देश का प्रोटेक्शन बढ़ाने वाली चीजें नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को काम के बदले पैसा मिलना चाहिए। ये एक सवाल बड़ा खड़ा होगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस में ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि संगठन का अपना महत्व क्या है। कांग्रेस ने घोषणा की है 2025 को संगठन का साल बनाना। दिल्ली का चुनाव भी आज खत्म हो गया। इसके बाद अब कांग्रेस के लिए क्या है? कुछ नहीं है। कांग्रेस को संगठन के बारे में गंभीरता से काम करना पड़ेगा। देश भर में कहीं संगठन नहीं है। इस बात को राहुल गांधी मान चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि हमारे यहाँ संगठन नहीं है। तो नहीं है तो बनाएगा कौन? जी, राहुल भी कह रहे हैं, खड़गे जी भी कह रहे हैं, बनाना इन्हीं दोनों को है। तो इसके बारे में काम करना पड़ेगा। शीला दीक्षित जी की बात होती है, सही है, उन्होंने काम किया, लेकिन एक बात अक्सर लोग भूल जाते हैं कि शीला दीक्षित ने सरकार में रहते हुए तो काम किया, लेकिन संगठन भी खत्म कर दिया। कांग्रेस का संगठन वहां पूरी तरह खत्म हो गया। इसी तरह जब अशोक गहलोत की बात की जाती है तो 5 साल अशोक गहलोत अपने राज्य में काम तो करते हैं, मगर संगठन जो है पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में काम तो होता है, वहां काम तो करते हैं भूपेश बघेल, लेकिन संगठन जो है वहां पे खत्म हो जाता है। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी चीज संगठन होती है। आम आदमी पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन उसके पास कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता कहां से आते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी लोगों को करना पड़ेगी। बीजेपी के पास तो एक विचारधारा है, कार्यकर्ता है, संघ का कैडर है, तो उसके पास कार्यकर्ता होना समझ में आता है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आता कहां से है? कौन लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं? आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? किसी को नहीं मालूम, कुछ भी नहीं है आम आदमी पार्टी की विचारधारा। तो ये सारे मुद्दे अब चुनाव के बाद आएंगे। अच्छा चुनाव हुआ है, लेकिन कांग्रेस अगर कुछ बुनियादी विषयों पे सोचेगी तो इससे कांग्रेस का भी फायदा होगा और देश की राजनीति का भी फायदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि देश की राजनीति का भी फायदा होगा। जरा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप दिल्ली का ये एग्जिट पोल? एक बात तो ये कहनी है कि कांग्रेस को जो 8% वोट दिख रहा है, असल में इसकी तादाद ज्यादा है। ज्यादा इसलिए क्योंकि इस समय जो देश की राजनीति है वो बीजेपी वर्सेस अदर्स है, वो एंटी बीजेपी आप कह लें। तो बहुत सारा वोटर जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना चाहता था, लेकिन जहां पर सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ होगा, वहां उसने कांग्रेस को छोड़ करके वोट किया होगा आम आदमी पार्टी को। तो इस लिहाज से इसको जो वोटिंग है वो वास्तव में समर्थन जो है वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आंकड़ों में वो नहीं होगा। नंबर 2, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के संगठन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और होने भी चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने एक नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश की है, वो लगातार नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। आज भी वो पटना में थे। ये जो जिम्मेदारी है संगठन की, वो खड़गे जी और उनकी जो टीम है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन समस्या ये है, राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं कि अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो तमाम ऐसे लोग हैं बीजेपी कांग्रेस में उनको निकालेंगे, तो इसकी थोड़ी सी जल्द उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारे संघी जो बैठे हुए हैं कांग्रेस में, और ऐसे लोग जो असल में कांग्रेस पार्टी का भला नहीं चाहते, सिर्फ अपना भला चाहते। उनको राज्यसभा आए तो उनको मिल जाए मौका, लोकसभा में टिकट मिल जाए, या विधानसभा में बेटा बेटी को, दामाद को, इनको मिल जाए टिकट, उसकी जुगाड़ में रहते हैं। उन लोगों को साफ करना पड़ेगा। बिना इसके अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि नहीं साहब हो जाएगा, तो वो नहीं संभव है। निश्चित रूप से उस कैडराइजेशन की जरूरत है। अब केवल राहुल गांधी नैरेटिव पर काम करेंगे और बाकी चीजें छूटी रहेंगी, तो मैंने कहा था कि वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जिस पर वो बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात हो रही है, दलित पिछड़ों और आदिवासी अल्पसंख्यक राजनीति की बात हो रही है, लेकिन आपके संगठन में ही अगर उस तरह के लोग बैठे रहेंगे जो इन समाजों के एंटी है, तो फिर वो उसकी संभावना नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी का आंकड़ा है वो दरअसल एंटी बीजेपी ज्यादा है, क्योंकि इस बार कोशिश की है बीजेपी ने हर तरीके से। अगर यही आंकड़ा रहता है, हम अगर मान लें
तो मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा बड़ी हार बीजेपी की है, क्योंकि सारी ताकत उसने झोंकी है। वहां पे वोट खरीदने की भी पूरी कोशिश की गई है। ये फ्रीबीज और इसका तो छोड़ दीजिए, ये तो मुझे लगता है कि अब लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमको सब पहले क्या मिल रहा है। जो आदत डाली जा रही है मतदाताओं की, हमको पहले क्या हाथ में मिल रहा है, उस पर चुनाव हो रहा है। इससे लड़ने के लिए आपके पास क्या है? मुझे इसीलिए कांशीराम जी कई बार याद आते हैं, जब उनसे किसी ने कहा कि हमारा जो वोटर है, खास करके दलित मतदाता, वो तो 2 रुपए में बिक जाता है, इतना गरीब है बेचारा, अगर उसको 2 रुपए मिल जाए तो वो वोट कहीं और डाल देता है। वैसे भी उसके वोट की क्या हैसियत होती थी। कांशीराम जी ने उस बात को समझा और वो फिर सभाओं में जाकर के कहते थे कि हमें वोट बेचने का मतलब है बहू बेटी की इज्जत बेचना। तो उस तरह के भावनात्मक मुद्दों को आपको उठाना पड़ेगा। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात लगातार हो रही है, संविधान की बात हो रही है, और अगर आप नागरिकता बोध नहीं पैदा कर पा रहे हैं, मतदाताओं को अधिकार के विषय में अगर जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये राजनीति, जिसमें मैं समझता हूं कि मोर देन 75% लोग इस समय एंटी बीजेपी इस देश में, मोर देन 75%, अगर उसमें भी आप नतीजा निकाल करके नहीं लाते हैं तो फिर ये नाकामी है। और उस नाकामी से ज्यादा वो जो संवैधानिक संस्थाएं, जिसको कहा हमारे साथी ने, मैं कह रहा हूँ जो लोकतंत्र के गला घोंटा जा रहा है, वो ज्यादा मुझे दिखाई पड़ता है। उससे आप कैसे लड़ेंगे ये भी तय करना होगा कि आप सड़क पर आकर, और कितना सड़क पर, खैर राहुल गांधी कितना सड़क पर आएंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये यहाँ विपक्ष की जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। अब ये तो नहीं चलेगा नहीं साहब कांग्रेस की ही केवल जिम्मेदारी है सड़क पर लड़ने की, बाकी केजरीवाल साहब बैठ जाएं उधर जाकर के गोदी में, ये काम नहीं चलेगा ना। अगर पूरे विपक्ष को ऐसा लगता है तो फिर उसको इन संवैधानिक संस्थाओं का जो गला घोंटा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, उसके लड़ाई लड़नी होगी लोकतंत्र को बचाने। केजरीवाल कौन सा लोकतंत्र चाहते हैं? केजरीवाल की भी वही फितरत है, वो भी वन मैन शो चला रहे पार्टी में। तो ये जो हालात हैं, और दूसरा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग अपने से चले जाए, अपने से कोई जाने वाले नहीं है, वहां पे कुछ करना पड़ेगा। तो ये लड़ाई जो है वो डेमोक्रेटिक मूल्यों के लिए तो है ही, संवैधानिक मूल्यों के लिए ही, तो उस पूरे चुनावी तंत्र के लिए भी है कि वो दुरुस्त हो, तभी मुझे लगता है कि चुनाव के जो नतीजे हैं वो साफ सुथरे आ सकते हैं। वरना ये प्रहसन चल रहा है और मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, लोगों को जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है वही दिख रहा है, बाकी तो सब ढोल के भीतर पोल है। जी, ढोल के भीतर पोल है, और ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में क्या चल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां बाजी मारते हुए, और उससे लगभग आधी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस शायद खाता खोल ले, ऐसी कांग्रेस को उम्मीद है। जरा जल्दी से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, इन आंकड़ों को देखकर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो लग ही रहा था चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच संघर्ष बहुत मजबूत है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या यह माहौल बनाने में कामयाब रही कि सत्ता में उसको आना चाहिए? 10 साल से अगर वो सत्ता में थी है, मतलब तो 10 साल में के उसके कार्यों का मूल्यांकन लोग नहीं करेंगे उसी दिल्ली में? आखिर 6 बार से जिस दिल्ली की जनता जो बीजेपी को हरा रही थी, अचानक बीजेपी को जिताने के लिए क्यों तैयार हो जाएगी? क्या गवर्नेंस के मुद्दे पे वह आम आदमी पार्टी से बहुत बेहतर है? क्या उसका जो केंद्र सरकार का जो उसका गवर्नेंस है उससे दिल्ली की जनता एकदम आह्लादित है? क्या वह एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा कर ली दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ? जो सामाजिक समीकरण है वो उसके पक्ष में चले गए। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता तो प्रतिबद्ध मतदाता, वो उसको छोड़ के नहीं गया, ये सही है। लेकिन जो उसका कुछ जो एक वर्ग रहता है जो उसको लोकसभा के चुनाव में जिताता है, उसमें से तो गिरावट आती ही आती है विधानसभा के चुनाव। उन मतदाताओं को रोके रखने के लिए बीजेपी ने क्या किया? न तो उसके पास कोई चेहरा है, न तो उसके पास कोई योजना है, न तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी का कोई बड़ा माहौल है। वही मोदी जी हैं, वही शाह साहब हैं, वही जेपी नड्डा साहब हैं। इनके अलावा तो कोई उसके पास कोई और कोई वैल्यू एडिशन तो हुआ नहीं।
हाँ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जरूर एक माहौल बना, उसमें दो वर्ग उससे नाराज हुए, एक अल्पसंख्यक समुदाय है और एक दलितों का समुदाय है। अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी आम आदमी पार्टी से बढ़ी है, और आम आदमी पार्टी से अगर ये समुदाय निकलेगा तो क्या वो बीजेपी को दे देगा? मुझको तो नहीं लगता। देश के किसी हिस्से में वोट नहीं दे रहा है, वो हमेशा बीजेपी के प्रति उसकी नाराजगी दिखाई पड़ी है, तो कहां जाएगा? मैं नहीं जानता कि कांग्रेस कितनी सीटें जीत लेगी, लेकिन लोगों के बीच में वह जन समर्थन पाती हुई दिख रही है। यह सही है कि अगर उसका संगठन हो, मजबूत संगठन हो, अपने मतदाताओं को अपने पोलिंग बूथ तक ले जाने की उसके पास क्षमता हो, तो इसका जो बढ़ता हुआ जन समर्थन है उसको चुनावी परिणाम भी दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तो कुछ कर पा नहीं रही है। जब करती हुई दिखती है तो उसका पार्टी का अध्यक्ष छोड़ के चला जाता है किसी दूसरी पार्टी में। तो ये सब सभी उसके नकारात्मक कारण है। लेकिन कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान लोगों के बीच में एक वैचारिक के आधार पर अपने पर जन समर्थन पाती हुई दिखाई पड़ी। जी, जो बात जो इस सर्वेक्षण में बात आ रही है, निश्चित रूप से मैं भी स्वीकार करता हूं कि आम आदमी पार्टी का सीटों की संख्या कम होगी। यह संदेश जाएगा आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि वो उसके प्रति लोगों के मन में नाराजगी है, लेकिन वह नाराजगी इतनी नहीं है कि वो बीजेपी को सत्ता में ला दे, और बीजेपी जो 6 बार से चुनाव हार रही है, इस बार आते आते उसको सत्ता मिल जाएगी। एमसीडी का चुनाव अभी जो राजीव कुमार जिंदाबाद। देखिए सर, राजीव कुमार जिंदाबाद, वो आपका कहना बिल्कुल सही है। इस आशंका को निर्मूल नहीं कर सकते लोग कहते हैं, लेकिन जब जो दल सांगठनिक स्तर पर मजबूत होते हैं, फिर वहां दाल गलती नहीं है। यही राजीव कुमार साहब थे झारखंड में, क्या कर लिए? कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन के मामले में, संसाधनों के मामले में, नेतृत्व के सवाल से कोई बीजेपी से बहुत मजबूत पार्टी थोड़ा है, कहीं नहीं ठहरती। लेकिन चूंकि एक मजबूत संगठन उनके पास है, समर्पित कार्यकर्ताओं का जमीन के स्तर पर उनकी उपस्थिति। आज क्या हो रहा है कि सीता सोरेन और चिंपई सोरेन कब छोड़ के चले जाए बीजेपी को, इसके बारे में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। क्यों, किस तरह के वक्तव्य वो दे रहे हैं? अपने लोगों को बांधे रखना सामान्य काम नहीं है। लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया? मोदी जी के चेहरे के अलावा उन्होंने 7 में से 6 उम्मीदवार बदल दिए उस अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए। 2020 के चुनाव में भी मोदी जी का इतना ही प्रचार था। आज अगर आप आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर होता हुआ देख रहे हैं, तो क्या चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ी? मैंने तो नहीं महसूस किया। और भारतीय जनता पार्टी अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ा हो कि नहीं हर हाल में इनको सत्ता में लाना है, वो भी नहीं मजबूत हुई। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व पर डेंट लगा। वह अपने आप को जो ईमानदार कहते थे, अपने आप को जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हुए नेता दिखाई पड़ते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए एक योद्धा की तरह दिखाई पड़ते थे, ये सभी जो परसेप्शन है उस पर चोट पहुंची है, और वो अपने इस छवि को बनाए रखने में विफल रहे हैं। लेकिन वो एकदम छिन्न भिन्न हो गया, उनका मतदाता छोड़कर उनको चला गया, ये स्थिति मैं नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि उनके व्यक्तित्व पर, उनके पार्टी के संगठन पे जो असर पड़ा है, उससे उनके सीटों की संख्या घटेगी। लेकिन बीजेपी सत्ता में आती हुई मुझे नहीं दिखाई पड़ती, और मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस का मत प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। कितने सीटें मिलेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह दिखाई पड़ेगा कि जनता के बीच में कांग्रेस अपनी लोकप्रियता हासिल करती हुई दिख रही है। डबल अपने आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस का मत प्रतिशत पिछली बार से डबल हो गया है, 4 की जगह 8% हो गया। मैं डबल डिजिट में भी देखता हूं। डबल डिजिट में भी देखते हैं सामाजिक समीकरणों के नाते। जी सामाजिक समीकरणों के नाते निश्चित रूप से कांग्रेस दोनों दलों के संगठन के तुलना में कहीं बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन उसका एक समर्थक वर्ग है। और एमसीडी का चुनाव अगर आप कोई संकेत मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी लोग उनके कार्यकर्ताओं ने छोड़ा, समर्थकों ने छोड़ा है, और आम आदमी पार्टी के भी समर्थकों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, और कांग्रेस की तरफ गए। जी। और एमसीडी का चुनाव कोई बहुत पहले नहीं हुआ, 15 साल का निजाम था बीजेपी का, जो उससे लोगों ने छीन लिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो
ये इस जो विधानसभा के चुनाव को मैं इतना क्रांतिकारी नहीं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह का माहौल है कि उनको सत्ता से बाहर करो, बिल्कुल सही कह रहे और हैं। इतना इस तरह का पक्ष में भी नहीं है कि उनकी जो ताकत है उसको बनाए रखा जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। सही आप कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं दिल्ली के चुनाव को, और क्या मिल्कीपुर में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? जी राजीव जी, आज दिन में 12 बजे जब बज रहे थे तो मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, हमने उनसे दिल्ली के बारे में पूछा कि क्या स्थिति रहेगी, तो उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पे जो है जेपी नड्डा की तस्वीर लगाई। आपने भी जब मत प्रतिशत दिखाया तो जाकी तस्वीर लगाई है। पिछले चुनावों को आप देखिए तो जेपी नड्डा की तस्वीर वहीं लगती थी जहां पर वो हार जाती थी, चाहे हिमाचल प्रदेश का या जहां भी रहा है। बाकी जहां जीतती थी वहां मोदी जी की तस्वीर लगाई जाती थी। तो ये तो 12-1 बजे के मतदान के बाद से ही होने लगा था कि नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है दिल्ली में। हालांकि यह है कि रविकांत जी की बात से और सुनील जी की बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत और बढ़ेगा, वो 10 से 15 के बीच जा सकता है। और ये जो सीटें दिखाई पड़ रही हैं 40 से 46 आपकी और बीजेपी की 22 से 28, इसमें मेरा ये मानना है, जो मेरे अपने सूत्र हैं और जो चीजें छन के आई हैं, वो 50 के आसपास में, 50 तक जो है, 50 के ऊपर रहने की संभावना आप पार्टी की है। और 22 में 4-5 सीटें जो है ये भारतीय जनता पार्टी की कम हो सकती है। कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, जैसा कि आता है कि मुस्लिम या दलित या उसमें जो है वो सेंध लगा रही है। इसके अलावा चाहे उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर का चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो या सामान्य तरीके से भी जो चर्चाएं चल रही हैं, वो कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है उसमें भी सेंध लगती हुई दिखाई पड़ती है। लोगों का रुझान जो सवर्ण वोट था उसमें से काफी लोग जो है कांग्रेस की तरफ जो है वो मुखातिब हो रहे हैं। ये एक बड़ा संकेत है। इसी नाते भारतीय जनता पार्टी जो उसका प्रमुख हथियार था हिंदुत्व का, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। मोदी या मोदी की पूरी टीम जो संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, अब उसके पास यही हथियार बचे हैं। पूरा चुनाव जो राम मंदिर के नाम पर लड़ा गया, जो माहौल बनाया गया पिछले 1 दशक में, वो अब कमजोर पड़ता जा रहा है। इसीलिए जो है वो मोदी जो है वो इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में जो है, ठीक है कि झोपड़पट्टियां हैं, लेकिन वो भी उतने ही जागरूक हैं जितना वहां दिल्ली का पढ़ा लिखा उच्च तबका माना जाता है, पास कॉलोनियों में रहने वाले लोग माने जाते हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि जो पास कॉलोनियों के वोट हैं, जहां पर ज्यादा बीजेपी और राम हिंदुत्व रटा जाता है, मोदी रटा जाता है, वहां पे वोट बहुत कम पड़ा है। तो ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो शुभ संकेत नहीं है और आपके खाते में जाता है। कुल मिलाकर स्थित मिल्कीपुर की अगर मैं आपको बता दूं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन जीत हार रहा है, लेकिन आयोग और प्रशासनिक गुंडागर्दी का भरपूर जवाब दिया है मिल्कीपुर ने। और हो सकता है कि जो है अवधेश जो रोए हैं 2 बार 3 बार जो है, और जिस तरीके से उनके रोने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नाटक कर रहे हैं, और उसके जवाब में अखिलेश ने और पूरी टीम ने ये कहा कि योगी कुंभ पर रोए, मोदी हमेशा रोते हैं, तो नाटक नहीं करते हैं। और जब कोई दलित नेता रोता है, एक दलित युवती के बलात्कार और विभत्स हत्याकांड पर, तो उसको नाटक बताया जाता है। ये संदेश निचले तबके में गया और पीडीए पूरी मजबूती के साथ जो है वो खड़ा रहा अवधेश प्रसाद के साथ। दिल्ली में भी यही स्थिति जो सूचनाएं हमारे पास आई हैं कि वहां पर जो है वो केजरीवाल के साथ लोग खड़े रहे। ठीक है, बहुत साइलेंट वोट रहा है। एक हमारे संघ के दोस्त हैं जो है बहुत पुराने संघी हैं, उनकी अवस्था भी जो है 75-80 साल है। उन्होंने कहा कि हार और कमजोरी जो है वो आक्रामक जो भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही थी, उसके पीछे एक ये था कि वो अपने हार के और निराशा, जो हताशा है, उसके कारण बहुत ही आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी आम आदमी पार्टी का मतदाता बहुत ही चुपचाप जो है वो डाल करके आया। उसने कोई चर्चा नहीं की हमने किसको डाला है। वो तो कह रहे थे कि 55 सीटें मिलेंगी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि दिल्ली में 50 सीट से कम जो है आप पार्टी को नहीं मिलेगी और उसी की सरकार बनेगी। जी, आपका कहना है 50 सीटों से कम नहीं मिलेगी आम आदमी पार्टी को और सरकार उसी की बनेगी। हमारे साथ जुड़ गए हेमंत कुमार जी सीधे पटना से। आज राहुल गांधी पटना में थे, उसका जिक्र भी करेंगे हम। हेमंत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, आप भी देख रहे हैं इन आंकड़ों को, क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी, देखिए, ये आंकड़े जो है ये एक तो ये साफ संकेत कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है। भाजपा को थोड़ा फायदा सीटों के मामले में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वोटों के मामले में उतना फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। और इसका एक संदेश तो राजीव जी जरूर जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां कांग्रेस जाती थी उसको हराने के लिए पहुंच जाते थे,
अब आगे से शायद वो ये हरकतें करना बंद कर देंगे, क्योंकि एक सबक उनको मिल रहा है कि आप अगर ये हरकतें करेंगे तो दूसरे लोग भी आपके साथ ये हरकत कर सकते हैं, तो ये मिल रहा है। जी तो इसलिए जो है वो अरविंद केजरीवाल अब जो है वो जैसे गुजरात चले जाते थे, गोवा चले जाते थे, हरियाणा चले जाते थे, अब वो इस तरीके से नहीं जाएंगे और गठबंधन में अगर रहना होगा तो कायदे से अब गठबंधन में रहेंगे। तो ये संकेत भी एक तरीके से मिल रहा है। जी जी, ये एक संकेत है और जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन इसके बाद किस दिशा में जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि ये इसी दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, दोनों के अलग अलग समर्थक आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए अखिलेश यादव नजर आए, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए टीएमसी से की सांसद महुआ मोइत्रा भी नजर आई थी। तो ये भी यहाँ हमने देखा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, तो क्या इंडिया गठबंधन में भी यहाँ कोई हम लोग फूट या टूट देखेंगे आने वाले समय में, या सब कुछ फिर चुनाव के बाद बराबर हो जाएगा? प्रशांत टंडन जी कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये कि एक बड़ा रिस्क आपने लिया है और इलेक्ट लाइव ने, क्योंकि डीवी लाइव अकेला मीडिया हाउस है जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनता हुआ दिखा रहा है। यहाँ पे लगभग सभी मीडिया हाउस के एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं जी। और कुछ एग्जिट पोल तो मैंने देखे कि जो 400 पार टाइप का जो एग्जिट पोल था उस तरीके से भी बना रहे हैं, यानी बीजेपी को 50-60 सीटें भी दे रहे हैं 70 में से। तो ये एक बड़ा रिस्क है। दूसरी बात ये कि देखिए, जो मुद्दे ग्राउंड पर दिखाई दे रहे थे उसके हिसाब से लगता है कि दिल्ली में नेक एंड नेक रहेगा जिस तरीके से चला। अब ये नेक एंड नेक ही है। आप देखिए पोल परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो इसमें भी 4-5 सीटें इधर या उधर आएंगी तो आंकड़ा बदल जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सीटें आप दिखा रहे हैं पोल परसेंटेज है, मेरा भी अंदाज ये था कि आम आदमी पार्टी को सीटें भी कम होंगी, वोट परसेंटेज भी कम होगा, किसी की लहर नहीं है दिल्ली में। और जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान तो हुआ है, लेकिन उनको बहुत सारी जगह पे एडवांटेज भी मिला, जैसे कि जो शीश महल वाला प्रोजेक्ट प्रोपेगेंडा था जी, वो उसी में अपील कर रहा था जो बीजेपी के पहले से ही मतदाता हैं। जो आम आदमी पार्टी के मतदाता उनको उसने नहीं हिलाया, और शीश महल जो भी प्रचार हो उसमें वो रहते भी नहीं है। दूसरा कि जो जेल जाना की बात थी, जो शराब घोटाला की बात थी, वो भी आम आदमी पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोटर है उस पर इसका असर नहीं हुआ, बल्कि उसके उल्टा असर हुआ कि वो उसमें सिंपैथी भी आई। तीसरी है कि संगठन की बातें हो रही थी। आम आदमी पार्टी का ग्राउंड लेवल पे संगठन बहुत मजबूत है। दिल्ली में उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। मैं अपने ही पोलिंग बूथ का बता दूं आपको, बाकी सब तो हमारे कई साथी यहाँ पे वोट डाला होगा। तो अब जो मेज लगती है बाहर पोलिंग बूथ के बाहर, तो उस मेज में जो आम आदमी पार्टी के 2 लोग बैठे हुए थे, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी भी थे तो हम जानते हैं उनको। अब जो कांग्रेस की मेज थी, कांग्रेस की मेज में जो लोग बैठे हुए थे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे थे, और बीजेपी के जो है वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। तो ये जो फर्क है वो यहाँ पे है। दूसरी की जो कांग्रेस की बातें हो रही, मैसेजिंग की बात, देखिए एक आपने अम्ब्रेला मैसेजिंग राहुल गांधी ने क्रिएट की है बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पे। संविधान, जातिवार जनगणना, आरक्षण की 50% की लिमिट, सामाजिक न्याय। लेकिन दिल्ली का चुनाव बीजेपी के खिलाफ नहीं था। आप बताइए कि दिन भर हमारे कई सहयोगी थे और अलग अलग तमाम दिल्ली के तमाम मतदाताओं से बात कर रहे थे, क्या किसी एक मतदाता ने कहा कि उसने जातिवार जनगणना के लिए वोट दिया? क्या किसी एक मतदाता ने कहा कि उसने आरक्षण की 50% लिमिट बढ़ जाए इसके लिए वोट दिया? तो आपको
एक अम्ब्रेला मैसेजिंग है, लेकिन दिल्ली का चुनाव जनगणना केजरीवाल नहीं करा सकते, वो केंद्र का विषय है। तो दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस को उठाने, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को उठाने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संदीप दीक्षित ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है, जी अलका लांबा ने बहुत मेहनत की है, रागिनी नायक ने अच्छी मेहनत की, दिल्ली के बाकी तमाम लोगों ने अच्छा काम किया, उन्होंने वो सारे माइक्रो इश्यूज उठाए हैं। एक तब्दीली दिखाई दी कि सोशल मीडिया पे भी अब कांग्रेस लड़ाई लड़ती हुई दिखाई देती है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से। लेकिन उनको मैसेजिंग जो है, जो मैसेजिंग बिहार में चल सकती है वो दिल्ली में नहीं चलेगी। ये थोड़ा सा उनको ध्यान देना होगा। और संगठन की बात तो सबने की, शकील जी ने की, सबने की। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर संगठन के रूप में भी खासकर कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे साथ आप तमाम साथी जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर हेमंत जी के पास आता हूँ। जरा पटना का सूरत हाल भी समझेंगे हेमंत जी से, और दिल्ली का ये जो देख रहे हैं उसको भी थोड़ा समझेंगे। जयशंकर जी, इन आंकड़ों पे क्या कहेंगे आप? तो अभी भी यही कहूंगा कि ये आंकड़े पलट भी सकते हैं, कोई ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, ये इसमें हमारा भी यही मानना जी है। जी दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस के बारे में मतलब कभी इन लोगों को बैठ करके विचार करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हो रही हैं, हमारे मित्र भी कर रहे हैं। राहुल गांधी जातिवार जनगणना की बात करते हैं। कांग्रेस में और कितने बड़े सवर्ण नेता हैं जो जातिवार जनगणना की आवश्यकता पे बल देते हैं। कांग्रेस के संगठन में ओबीसी, दलित, महिला, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कितना है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी कौन हैं? आप बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, भाषण बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, संविधान लेके घूमते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर की बातें करते हैं, लेकिन आपके एक्शंस में वो नहीं दिखाई देता है। जी संगठन में वो कहीं दिखता ही नहीं है। मतलब आप सोचिए भाई, राहुल गांधी जी सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में, हरियाणा में कौन है? कांग्रेस का कर्ता धर्ता कौन है? वहां पीसीसी बनी है कि नहीं बनी है? दिल्ली में कोई, भाई आप चुनाव लड़िए, अकेले दम पे लड़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कुछ काम तो करिए हुजूर। 5 साल तक तो आप सोए रहते हैं। कभी लड़ने की बात हो, कभी भिड़ने की बात हो, कभी जो विपक्ष की भूमिका होती है, जो आक्रामक विपक्ष, अगर आपकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से करती है रिएक्ट, दिल्ली में ही करती है। अगर आपको मालूम है कि हमको लड़ना है, तो लड़ना, तो उसके हिसाब से आपको खड़ा भी होना होगा, उसके हिसाब से आपकी अपनी रणनीति भी बनानी होगी। तो वो काम नहीं होता है, सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाता है, एक्शंस में दिखता नहीं है। जब तक आप इस पर नहीं लाएंगे, आपके सीडब्ल्यूसी है, आपके पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों में जितने नाम आ रहे हैं उनमें कौन किस तबके का है, तो ये बातें तो उसके अलावा नहीं चल सकती हैं। दूसरा यह है कि देखिए, बात हो रही कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं वहां पे कुंभ में जाकर के, उसका क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप देखिए, जितने चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में मतदान के दिन वो किसी न किसी धार्मिक स्थल पर नजर आए हैं। चाहे वो केदारनाथ में भी चले गए थे एक बार, गुफा में, वहां पे जाके बैठ गए, ताकि पूरा फोकस उन्हीं पर रहेगा। जी दूसरा काम ये भी करते हैं कि चुनाव अगर दिल्ली में है तो गाजियाबाद में सभा करते हैं, गाजियाबाद में है तो मेरठ में सभा करते हैं, जहां पे चुनाव हो चुका होता है या जो बाद में होने वाला है। ये काम विपक्ष के लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई किसी ने रोका है क्या राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, अरविंद केजरीवाल को, या किसी को भी किसी ने रोका है क्या? भाई आपकी भी पूरी अपनी पोल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अपने हिसाब से होनी चाहिए कि आप भी जाइए, आप भी उस ढंग का कुछ करिए जिससे कि अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़े। तो इसमें कुछ ना कुछ बातें हैं। अभी भी कांग्रेस में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो माल मलाई, सत्ता मलाई सब खाने के आदी रहे हैं, उनको यही लगता है कहीं कुछ मिल जाए, नहीं मिलता तो हमारे बेटे को मिल जाए, कहीं प्रभारी ही बना दें, कहीं राज्यसभा का ही टिकट दे दें। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, कह दिया है कि 60 से ऊपर का कोई जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा, 60 साल से अधिक उम्र का कोई भी नहीं बनेगा। कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं सारे के सारे वही हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे इस तरह के, मतलब कितने नाम अगर गिनना शुरू कर दीजिए। तो भाई आप भी बैठो ना यार, मार्गदर्शक काम करो, मार्गदर्शन करो, पार्टी के लिए कुछ समझाओ, बताओ, कुछ रीति नहीं चलाओ। लेकिन अब नए लड़कों को आने दो, युवाओं को आने दो, उनका नेतृत्व डेवलप होने दो, चाहे वो दलित समाज से आए, ओबीसी समाज से आए, आदिवासी समाज से आए, महिलाओं में से आए, अल्पसंख्यक तबकों में से आए।
जो पहले कभी होता था, किसी जमाने में कभी कांग्रेस में सब बातें होती थी, जी लेकिन आज तो एकदम नहीं है। आज सिर्फ भाषणों में दिखता है, तो उससे काम नहीं चलने वाला। अब आज की राजनीति बहुत बदल गई है, बहुत नया जमाना आ गया है, और उसमें कहीं आप पार नहीं पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राजनीति बदल चुकी है। जरा उसी बदलती हुई राजनीति में आज राहुल गांधी उधर पहुंचे हैं, पटना पहुंचे थे, और क्या कुछ वहां था ये समझते हैं हेमंत जी से, और साथ साथ ये भी समझते हैं कि इधर हेमंत जी दिल्ली के चुनाव का कोई असर उधर दिखाई दिया क्या पटना में? जी राहुल गांधी आज पटना में थे और संयोग से मैं पटना से बाहर था, लेकिन राहुल गांधी को सुनने के लिए और आज क्या वहाँ असर हो रहा है उसको देखने के लिए मैं पटना गया। और पटना जाकर के मैंने देखा तो जिस हॉल में वो कार्यक्रम था वो हॉल तो पूरा भरा हुआ था, और राहुल गांधी के पहुंचने से पहले, राहुल गांधी के पहुंचने के बाद वहाँ स्थिति ये हो गई कि लोगों को खड़ा होना पड़ा। राहुल गांधी बहुत बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का सवाल नहीं है, सत्ता और शासन में कंट्रोल का सवाल है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को कंट्रोल के हाथ में कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। लेकिन सवाल ये है कि जो चीजें राहुल गांधी कह रहे हैं वो आपके हाथ में, कुछ सरकारें हैं आप राज्यों में, लेकिन पूरा संगठन तो आपके देश में है, आपका देश में है। उन संगठनों में ये बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है? जहाँ का मैं हूँ बिहार का, आप भी बिहार से हैं, बिहार में ये लगातार उम्मीद की जा रही है कि कम से कम बिहार से ही शुरुआत हो। जो रिप्रेजेंटेटिव जो फेसेज हैं उनको चेंज किया जाए, जिन चेहरों को आप आगे लाना चाहते हैं उनको आप लेकर के आए वहाँ। और वो यह एक दिन का एक काम नहीं है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इसके लिए जरूरी है कि आप पार्टी आंदोलन में उतरे, पार्टी के पास पॉलिटिकल एजेंडा हो कि जिसके आधार पर वो आंदोलन में उतरे, और उसके भीतर से ये लीडरशिप डेवलप हो। ये एक बहुत ही दीर्घकालिक संघर्ष की मांग करता है। लेकिन जो बातें आप कहते हैं ये बातें बहुत अच्छी है। राहुल गांधी ने आज कहा कि हम जाति जनगणना करा करके रहेंगे, और बिहार वाला नहीं, आज बिहार की जाति जनगणना को फिर क्वेश्चन किया उन्होंने कि बिहार वाला नहीं तेलंगाना वाला। और निश्चित रूप से थोड़ा अंतर है, बिहार वाले में जो नौकरी पेशा लोगों की स्थिति, पढ़े लिखे लोगों की स्थिति, उनमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं काउंट किया गया, तो वो जो कि वहाँ तेलंगाना में बहुत सारी चीज़ों को किया गया है। तो शायद इस अंतर को दिखाना चाह रहे थे। आज उन्होंने फर्जी कहने से रोका, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने कह दिया था कि फर्जी बिहार का जाति जनगणना को। तो इस बार उन्होंने ये बात नहीं कही। उन्होंने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि इस देश में वह दिन आए जबकि टॉप कॉरपोरेट का लीडरशिप दलित पिछड़ा के हाथ में हो, वहां पर दलित पिछड़ा चेहरा दिखाई दे। तो ये इससे किसी को इनकार नहीं है, और ये सवाल है, कंट्रोल का सवाल है, कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को मंत्री बना देते हैं, सांसद बना देते हैं, लेकिन ओएसटी बिठा देते हैं आरएसएस वालों को। और ये सही बात है, यही प्रैक्टिस हो रहा है। और खास करके जो दलित पिछड़े समुदाय से आने वाले, उनके यहाँ जो उनकी सरकारों में जो मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, एमएलए होते हैं, ये हम लोग देखते हैं कि उनके घरों में, उनके दफ्तर में इस तरह के एक नॉन स्टेट एक्टर वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और वही पीछे से सारे निर्णय लेते हैं। तो इन चीज़ों को राहुल गांधी बहुत ही कायदे से उसको चिन्हित कर रहे हैं। लेकिन ये चुनौती जो सामने है कि जिन चीज़ों को आप चिन्हित कर रहे हैं, जिन बीमारियों को आप रेखांकित कर रहे हैं, उसका इलाज क्या है? और उसका इलाज आपको आपके पास जो सरकारें हैं उन राज्यों में, वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा करके। दूसरे कि आपको संगठन में ये करना पड़ेगा। अभी जो आपको शायद मैंने पिछली बार ये बात चर्चा की थी आपके साथ या किसी दूसरे चैनल पर, कि जो सांसद मनोज राम है सासाराम के, उन पर जो हमला हुआ, यह साधारण घटना नहीं थी। वह जो घटना हुई
वो घटना सिर्फ ये थी कि एक किस तरह वर्चस्व का सवाल है कि आप सांसद हो जाइए, मंत्री हो जाइए, मुख्यमंत्री हो जाइए, लेकिन आपका सम्मान मेरी नजर में कुछ नहीं है। ये था, क्योंकि वहां मामला कुछ नहीं था, कोई जमीन का विवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ये था कि अपमानित करने का जो सवाल है, जिसको राहुल गांधी भी उठाते हैं। लेकिन इस मसले को अपनी पार्टी के एक सांसद पर इतना बड़ा हमला हुआ, इसको लेकर के कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल आंदोलन खड़ा किया जाए, राज्य भर में नहीं, कम से कम सासाराम में ही खड़ा किया जाए। सासाराम तो ऐसा इलाका है जहां से बाबू जगजीवन राम लगातार उस इलाके को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा थे दलितों की ओर से, और दलित ही क्यों बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा चेहरा थे वो, उनका सम्मान, उनका कद जो बहुत बड़ा था। उस इलाके को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति के पक्ष में आपकी पार्टी के लोग मजबूती, आप सिर्फ ये उनका हालचाल जान लें, ये बड़ी बात नहीं, हॉस्पिटल में जाकर के उनसे मिल लें, वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाए, उससे बात नहीं बनने वाली है। जो कहा जा रहा है, जो जयशंकर जी अभी कह रहे थे कि आपकी पार्टी के कितने लोग इस बात को, राहुल गांधी जिन बातों को बोलते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, कितने लोग उसी बात को उतनी ही ताकत के साथ बोलते हैं। तो ये पूरी पार्टी को ये चीज बोलने की जरूरत है, पूरी पार्टी के भीतर से ये आवाज आए तो लगेगा कि ये जो एजेंडा है राहुल गांधी का, ये एक बड़ा एजेंडा। उन्होंने कहा कि अब विचारधारा की लड़ाई है, और सचमुच विचारधारा की लड़ाई है। दो विचारधाराओं के बीच में तलवारें खिंची हुई है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है जो इस देश को 2000 साल पीछे ले जाना चाहती है, एक तरफ आम्बेडकर गांधी नेहरू की विचारधारा है जो इस देश को आगे ले जाने वाली विचारधारा है। इस विचारधारा के बीच में टकराव है, दोनों के बीच में तलवारें खिंची हुई है। तो ये जो लड़ाई है, राहुल गांधी इसको कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है और इस लड़ाई को आगे ले जाने की जरूरत है। आगे ले जाने की जरूरत है तो राजनीतिक आंदोलन कहाँ खड़ा हो रहा है, ये खड़ा करने की जरूरत पार्टी को है। पार्टी के पास एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसके जरिए आप इन चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाएं। कांग्रेस से लोगों की उम्मीदें साफ साफ दिखती है। आज मैंने जो देखा, वहां जो लोग आए हुए थे उनको आप देख, उनका जो चेहरा था वो, और जो भीड़ थी वहां पर जुटी हुई, जो सुनने के लिए लोग आए हुए थे, काफी रिस्पॉन्ड कर रहे थे लोग, और ये एक अच्छा सिग्नल है। इससे लग रहा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में एक स्नेह जग रहा है। तो ये जो स्नेह जग रहा है वो उसको अस्थायित्व प्रदान करने के लिए जरूरी है कि आप एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करें। अगर ये खड़ा नहीं होगा तो सिर्फ ये सेमिनार वाला भाषण मुझे लगता है कि पार्टी को नया जीवन प्रदान नहीं कर सकता है। ये आज की सबसे बड़ी चुनौती मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पार्टी को इस लेवल पर मुझे लगता है कि काम करने की जरूरत है। दो चेहरा मुझे लगता है, राहुल गांधी और खड़गे, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। खड़गे साहब को उस दिन मैंने देखा जो उन्होंने संसद में डांटा एक सांसद महोदय को, ये कैलिबर होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये इस कैलिबर के साथ अगर आप बात करेंगे तो चीजें आप लोगों के भीतर में, आपके पार्टी कतारों के भीतर में ऊर्जा भरेगी जी। और लेकिन ये फिर मैं कहूंगा कि इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक ये संपूर्णता में पूरे देश के लिए एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होना चाहिए जिसके जरिए पार्टी जनता के बीच में जाए। पार्टी जनता के बीच में नहीं जा पा रही है, वो मैं अपने राज्य में लगातार देख रहा हूँ। ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि वो संगठन में बने हुए हैं और उनके नाम के आगे लिखा हुआ है कि फलाने जिला के अध्यक्ष हैं, फलानी कमेटी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश में महासचिव हैं, तमाम उनके पदनाम उनके सामने लगे हुए हैं। लेकिन आंदोलन के मोर्चे पर किसी सवाल को लेकर के सड़कों पर उतरना है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जिसने घर घर में अपनी जगह बना ली है। उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग, उसको डिफेंड करने वाले लोग आज गांव गली चौराहों पर खड़े हैं।
तो आपको डिफेंड करने वाले लोग, आपके पक्ष में उतरने वाले लोग की जरूरत है आज। और ये सिर्फ अब ये आज की तारीख में ये सिर्फ पार्टी का सवाल नहीं रह गया हुआ है। इस देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का सवाल ये आम जनता का सवाल हो गया हुआ है। इसको राहुल गांधी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी है, राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, उसके ऊपर ये सबसे बड़ा दायित्व है आज की तारीख में कि वह इसको लेकर के उतरे, लोगों के बीच में जाए। तभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो चीजें सामने आएंगी, उन चीजों पर लोग रिएक्ट करेंगे। लोग रिएक्ट नहीं कर, अभी सिर्फ लोग सुन रहे हैं जी। तो उन जो सुनने वाले लोग हैं, जो एक तरह से आपकी बातों को सुनकर के चमत्कृत हो रहे हैं, तो उनको फिर उतारिए ना, उनको लेकर के तो सड़क पर चलिए, आप उनको प्रोग्राम दीजिए इस तरह का। तो ये इस चुनौती का मुकाबला कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में मुझे लग रहा है राजीव जी। जी, एक बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने। राहुल गांधी अपने ढंग से उस चुनौती का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग, जैसे आप कह भी रहे थे कि सेमिनारों से नहीं होगा, कार्यकर्ताओं के बीच जाना होगा, कार्यकर्ताओं का बेस तैयार करना होगा, मजबूत करना होगा, घर घर पहुंचना होगा, जो ऑलरेडी दूसरी पार्टियां कर चुकी हैं। खासकर बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो बहुत आगे इसमें निकल चुकी है और एक पैरेलल उसका सिस्टम चलता है आरएसएस के नाम से, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है और वही चुनौती यहां दिखाई दे रही है। दिल्ली के इन आंकड़ों को भी देखिए तो कांग्रेस पार्टी काफी बाद में आती है चुनावी मैदान में। एक ये भी बड़ा कारण है, जब दिल्ली में सब कुछ है, पूरा तंत्र दिल्ली में है, उसके बाद आखिरी समय दिल्ली के मैदान में, चुनावी मैदान में कूदना, इसे क्या कहेंगे? आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन आपको जनता के बीच जाना होगा। एक भरोसा, आज जब एग्जिट पोल के आंकड़े तैयार हो रहे थे और कुछ लोगों के पर्सनल राय भी इसमें लिए जाते हैं, जब वो हम ले रहे थे तो ये बातें बहुत खुलकर सामने आई कि खासकर अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो कन्विंस नहीं हो पाया कि आखिर जाएं तो कैसे जाएं कांग्रेस की तरफ, और उसका हश्र यहां आप देख रहे हैं। कुछ जगहों पे बंटवारा हुआ है और उसके कारण यहां पर बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो चीज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, लोकसभा की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर कर गए, क्या वो काम यहां दिल्ली में नहीं हो सकता था? जो चीज, चलिए लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, तेलंगाना में करके दिखाया कांग्रेस पार्टी ने, क्या वो काम यहां नहीं कर सकते थे? तेलंगाना में तीसरे नंबर की पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी और बीआरएस के बीच मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन आखिरी समय में और लगातार 6 महीने तक रेवंत रेड्डी ने और रेवंत रेड्डी का साथ देते हुए यहां कांग्रेस हाईकमान भी दिखाई दिए, जिसमें राहुल गांधी भी थे और प्रियंका गांधी भी थी। क्या ये काम दिल्ली में नहीं हो सकता था? तो बहुत कुछ है जिस पर हम समीक्षा करेंगे आने वाले समय में। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम साथियों का, आप जुड़े इस प्रोग्राम में। छोटा प्रोग्राम क्योंकि एक ही राज्य है, लेकिन महत्वपूर्ण है, समझना जरूरी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली और दिल्ली में जैसे बाकी जो कह रहे थे प्रशांत जी, डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं। प्रशांत जी जो बात कह रहे थे कि बहुत बड़ा रिस्क लिया है राजीव जी आपने, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब आंकड़े आए तो ये था कि अरे ये तो सब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और हमारा सिर्फ अकेला जा रहा है उधर की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो है हम वहां रख देते हैं, अब बाकी तो राजीव कुमार जाने। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, उन राजीव कुमार की भूमिका को भी रेखांकित करना जरूरी है, लेकिन आप राजीव कुमार की बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कही जा रही है। मैं सिर्फ एग्जिट पोल पर, चूंकि हम लोग आज बैठे थे, सिर्फ एक चीज हमारे दर्शकों के ध्यान में ला दें। 2015 और 2020 इन दोनों विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली में जितने एग्जिट पोल हुए थे, 2020 में सिर्फ एक एग्जिट पोल सही साबित हुआ था, बाकी सबने बीजेपी की सरकार बनाई थी। और ऐसे नहीं, 45-50 सीटें बीजेपी। 2015 में सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए, सारे के सारे, तब भी उन लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई। और जैसा कि इस समय हम देख रहे हैं, प्रशांत जी भी बता रहे हैं, मैंने भी चेक किया था, लगभग सारे एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। लेकिन डीबी लाइव पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बता रहा है
जो शायद सही साबित। 2020 में भी डीबी लाइव ने वही एग्जिट पोल दिया था और डीबी लाइव के एग्जिट पोल का ही एग्जिट पोल सही निकला था। 2020 में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी और बाकी सब लोग मिलकर बीजेपी की सरकार बना रहे थे। बिल्कुल, इतना ही जोड़ना जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे थे क्या? जी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का इस कार्यक्रम में एग्जिट पोल में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया दोस्तों। लगातार एग्जिट पोल होता है, एग्जैक्ट पोल के लिए इंतजार कीजिए। 8 तारीख सुबह 6 बजे से लगातार हम रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे और पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में क्या होने जा रहा है, ईरोड तमिलनाडु में जो उपचुनाव हुए आज, वहां किसकी कौन जीत रहा है, और उधर मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश अयोध्या में क्या कुछ होने जा रहा है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा 2 दिन का इंतजार कीजिए, लेकिन उसके अलावा डीबी लाइव पे बहुत कुछ है। जैसे आप भरोसा जताते हैं, देखिए, और अब पसंद आया है हमारे कार्यक्रम तो जरूर उसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और डीबी लाइव को मजबूत कीजिए। एक आवाज जो आपकी आवाज है उसको मजबूत कीजिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथी। आप लोगों के कमेंट आज नहीं पढ़ पा रहा हूं। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं कि डीबी लाइव का एग्जिट पोल ही ठीक निकल जाए तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा और बीजेपी भी एडवांटेज नहीं ले सकेगी। अगर कांग्रेस को 5 सीटें मिल जाए तो कांग्रेस भविष्य में उभर सकती है, संगठन मजबूत करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही वीयू हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। आशी खान हमारे साथ हैं, विजय यादव जी हैं, सोना राम सरन जी भी हमारे साथ हैं। दिल्ली चुनाव में चुनाव आयोग 40 सीटें देने वाला है, मेरा कमेंट 8 तारीख को ठीक रखना जी। बिल्कुल सोनाराम जी, आपके कमेंट को बिल्कुल याद रखूंगा। प्रमोद कुमार जी हमारे साथ हैं बने हुए। राव साहब, चौहान साहब हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। शुभरात्रि। और विजय यादव जी हैं। प्रमोद जी, आप तमाम साथियों, इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर रहूंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सब का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। जुड़िए, देखिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।